परीक्षा की दृष्टि से पूरे पाठ को अगर हम दोहराते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ दोहरा लें जिससे हमारी एक पाठ की पूरी तैयारी हो सके। इसके लिए हम ये देखते हैं कि आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र पाठ को हम दोहरा रहे हैं। ये पूरा एक पाठ हम दोहराने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो पूरे वीडियो में आप देखते समय पूरा ये केयर करेंगे कि हम ये दोहरा सकें। सबसे पहले है चुंबक। चुंबक में याद रखा जाता है कि चुंबक क्या है, वे पदार्थ होते हैं जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं उन्हें उन्हें चुंबक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक है। चुंबक जो होते हैं, मैग्नेट जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक होता है ना, नेचुरल चुंबक। ये होता है Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। और जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक को हम मानव निर्मित चुंबक भी कहते हैं, मानव निर्मित चुंबक भी कहते हैं। तो इसमें से बहुत सारे चुंबक आते हैं, जैसे धारावाही परिनालिका, ठीक है ना, धारावाही परिनालिका। ठीक है। और भी हैं, जैसे आपके टोरॉइड है ना, छड़ चुंबक, नाल चुंबक। ठीक है, ये सब आपके चुंबक आते हैं कृत्रिम चुंबक में। अब हम छोटी सी चीज़ और सीख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड। इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो ये क्या होता है? तो ये देखा जाता है कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर रखे चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल आघूर्ण कार्य करता है, उसे हम कहते हैं, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। खास बात ये होती है कि ऐसा करने से चुंबकीय सुई जो चुंबकीय सुई होगी वह क्या करती है, एक निश्चित दिशा में स्थिर हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे क्योंकि चर्चा करने के लिए और भी चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई को लेकर के, चुंबक तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता ही है, बाद में ये माना गया कि धारावाही चालक या गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र बनाता है।
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये बाद में हमें मालूम हुआ। इसकी सबसे पहले व्याख्या किया ओरस्टेड ने। ओरस्टेड का एक प्रयोग आया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसके सिरे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये ओरस्टेड ने कहा था। ठीक है ना। तो ओरस्टेड ने कहा कि धारावाही चालक या गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ओरस्टेड के प्रयोग के बाद बायो-सेवर्ट ने एक अपना सिस्टम दिया। बायो-सेवर्ट का नियम आया। याद रखिएगा, बायो-सेवर्ट्स जो रूल था आपका, ठीक है ना, इसमें 2 लोग थे, बायोट एंड सेवर्ट। ये 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं। इन्होंने मिल करके 1820 ईस्वी में, ठीक है, अपना बायो-सेवर्ट नियम दिया। ठीक है, बायो-सेवर्ट नियम दिया। इसमें ये दोनों वैज्ञानिक जो थे, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा कि अगर कोई चालक है और उसमें करंट आई प्रवाहित हो रही है, तो इसके आर दूरी पर, ठीक है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, और उसके बीच का जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, उसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस आधार पर बायो-सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक फार्मूला दिया किसी धारावाही चालक के कारण, I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट का सूत्र बोला जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये जानना, और इसको जानना चाहिए। इसमें जो म्यू-ज़ीरो है आपका, ये निर्वात की चुंबकशीलता कही जाती है। चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मान फिक्स है। म्यू-ज़ीरो का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, और इसका जो म्यू-ज़ीरो है, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, और बीमा होती है mL/T-2 A-2। इस बात का ध्यान रखते हैं। ठीक है, एक और बात हुई। उसके बाद म्यू-ज़ीरो और एप्सिलॉन ज़ीरो के बीच का संबंध पाया गया, या संबंध जो मिला वो था, सबसे पहले ये जान लीजिए कि म्यू-ज़ीरो क्या है और एप्सिलॉन ज़ीरो क्या है। म्यू-ज़ीरो है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको कहते हैं हम लोग परमिटिविटी
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। यानी हम ये कहते हैं, इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। और इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। अब दोनों के मान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो म्यू ज़ीरो का जो मान है वो है 4 पाई 10⁻⁻⁷, ठीक है। और ए एप्सिलॉन ज़ीरो का मान जो होगा 8.86 × 10⁻⁻, ये होती है 10⁻12। जब इनमें संबंध देखा गया तो म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो का जो मान आया वो आपका √1 का मान प्रकाश की चाल के बराबर था, यानी 1/μ0 एप्सिलॉन ज़ीरो रूट बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड आया। ये आपको कभी कभी संबंध निकालने को कहा जाता है, आप इसे देख सकते हैं हल करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो हमारा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम, ये आपके आते हैं। ये नियम आपके दो होते हैं। पहला है बाएं हाथ की हथेली का नियम। बाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1। आपको आश्चर्य होगा कि इसी पाठ में बाएं हाथ के नियम 2 हैं। बाएं हाथ के हथेली का नियम और दूसरा इसका होता है दक्षिणावर्त पेंच नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच नियम, दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ठीक है। ये 2 नियम आपके हैं इसमें। एक अच्छी बात इसकी ये देखिए कि बाएं हाथ के जो हथेली का नियम है उसमें अंगूठा प्रभावी है, ये आपकी हथेली प्रभावी है और आपकी इस तरह से नियम है बाएं हाथ का। इसमें ये चालक होता है, अगर इसमें धारा ऐसे बह रही है तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बनेगा। इसके नियम में ये कहा जाता है कि बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली द्वारा व्यक्त होगी। फिर से एक बार बोल देते हैं कि इस बाएं हाथ की हथेली के नियम अनुसार अगर हम बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है ना, कि यदि देखिए हमसे थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये है कि ये बाएं नहीं दाएं हाथ का नियम है, राइट हैंड का नियम है, RIGHT राइट हैंड का प्लेम नियम है, रूल बोलते हैं इसको, मिस हो गया था। तो दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, जैसे ये मेरा दाएं हाथ है, अगर हम अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को दिशा करेगी या दिशा को शो करेगी तो जो हमारी हथेली है ऊपर की तरफ, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ये है आपके दाएं हाथ के हथेली का नियम। उसके बाद आता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच नियम। इसमें क्या बताया जाता है कि अगर कोई पेंच है और उसे हम दीवार में गाड़ना चाहते हैं तो जब हम पेचकस को लेते हैं और इसको हम घुमाते हैं कि
तो इसमें पेंच की दिशा अगर धारा की दिशा को व्यक्त कर रही होगी तो जो इस पे उंगलियां बनती हैं, जैसे आपकी उंगली बनी हुई है इसको, ठीक है ना, उंगली बनी होती है, तो वो उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी अराउंड, इस तरह से, है ना। तो ये होगा मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच नियम। फिर से बोलते हैं, इस नियम के अनुसार यदि हम पेंच को पेचकस द्वारा कसते हों और पेचकस की दिशा, पेंच की दिशा अगर धारा की दिशा को व्यक्त करेगी तो अराउंड अंगूठे द्वारा, अंगूठे के अराउंड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त होगी। अगर हम ऐसे प्लेन बनाते हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नीचे जाएगा और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ शो करेगा। इसे कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच नियम। दक्षिणावर्त मतलब ऐसे घुमाना है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं धारावाही चालक। धारावाही चालक के कारण बने वृत्ताकार लूप, वृत्ताकार लूप, है ना, के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, इसका सत्यापन बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर किया जाता है। ये जो आपका नियम है, ये आपके जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ये बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर इसको करते हैं। सो करिए कि आपने एक धारावाही लूप बनाया है गोल, और इसमें आपने धारा भेजी है आई, इसमें धारा चल रही है आई, ये इसका सेंटर है और सेंटर से इसकी दूरी अगर ए है तो इस सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ऊपर की तरफ, उसका सूत्र होगा B बराबर μ0/2, ठीक है, I/A, ठीक है। अगर इसमें फेरों की संख्या n हो जाए, अगर लूप में फेरों की संख्या अगर n हो, तब ये सूत्र बन जाएगा n गुना μ0/2I/A, यानी फेरा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। अगली टॉपिक हम ले रहे हैं कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे सो करिए कि हमारा एक चालक है ऐसे, इसमें धारा I चल रही है और इससे लंबवत हमें R दूरी पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र शो करना है, जानना है कि कितना बनेगा। तो हम इसे जिस सूत्र से लगाते हैं वो सूत्र है आपका, ये दूरी आपके R मानते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है B बराबर μ0/4πI/R, ब्रैकेट में sin phi1 प्लस sin phi2। ध्यान रखिएगा कि phi1 इसे कह सकते हैं, phi2 इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा शो कर रहे हैं हम लोग, ये सूत्र है आपका। दूसरी बात एक और हम करते हैं कि अगर यही सूत्र अनंत लंबाई के चालक के लिए होगा, जैसे अनंत लंबाई का अगर चालक हमने लिया, अनंत लंबाई के चालक के धारावाही चालक के, या धारावाही चालक कह सकते हैं आप इसको पूरा मिला के, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा उसको देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं।
जैसे ही हम धारावाही चालक को हम ये कहें कि अनंत लंबाई का है, तो कहीं से भी अगर हम ये लेते हैं अगर बाय द वे, तो हमारा ये कोण बनते हैं वो ऑलरेडी 90 डिग्री बन जाते हैं, और इधर के भी कोण 90 डिग्री बन जाएंगे, क्योंकि ये कोण अनंत पे जाएगा। अनंत के लिए ये 90 डिग्री बनेंगे। तो जो अभी हम ऊपर सूत्र पढ़े हैं ये वाला आपका μ0 4π I/r साइन, यहाँ 90 लिखेंगे, ऊपर सूत्र आपको दिख रहा है, यहाँ भी साइन 90 लिखेंगे, और ये आपका आएगा सूत्र में ये 2 हो जाएगा, तो μ0/4π I/r, ठीक है, इंटू 2, यानी b का मान आ जाएगा μ0, इसको काट देंगे तो आएगा 2π I/r, यानी अनंत लंबाई के चालक के लिए जो सूत्र बनेगा μ0/2π I/r बनेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि वृत्ताकार चालक हो और अक्ष पे हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना, यानी वृत्ताकार धारावाही चालक या कुंडली है ना कि अक्ष पर, अक्ष के अनुदिश कह सकते हैं, यानी अक्ष की दिशा में अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सूत्र क्या शो करेगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर ये आपका चालक है और इसमें करंट चल रहा है I, ठीक है, तो इसका अक्ष जो होगा वो यहाँ होगा, और इसकी दूरी जो होगी अगर हम x मानते हैं, ये दूरी हम x मान लेते हैं यहाँ से, ये आपका O है और ये त्रिज्या आपकी A है, तो ये वाली दूरी आपकी है R, ये दूरी क्या है R है। तब इसके लिए जो सूत्र बनेगा यहाँ पे P पर, वो बनेगा μ0/2 n फेरों की संख्या I, ठीक है, और a² प्लस x² का 3/2, यानी आप ये भी कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि μ0/2 NIA² बाई, ये दरअसल R है, ठीक है ना, ये दरअसल क्या है R का स्क्वायर है ये, ठीक है ना, इसी का 3/2 हम लोग लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये n जो देख रहे हैं आप लोग, n, ये जो कॉइल बने हुए हैं इसमें फेरों की संख्या है, यानी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या है, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट में आता है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम, इसको कहते हैं एम्पियर्स सर्किट, है ना, सर्किटल लॉ, ये हमारा। इसमें क्या होता है ये आपको देखना है। तो एक चालक अगर आपका है ऐसे, ठीक है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तो बनना ही बनना है, तो इसके कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को अराउंड हम ऐसे मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या अगर हम R कह देते हैं या A कह देते हैं, तो इसका जो रेखीय समाकलन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेल्टा L और आपका B एक साथ होगा। तो इसमें हम लिखते हैं कि किसी
किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ये सीमा हो गई, के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र B है ना का रेखीय समाकलन है ना। रेखीय समाकलन का मतलब होगा लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे कुल धारा I के म्यू ज़ीरो गुना होता है। अर्थात हम क्या मिलता है हमें कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे रेखीय समाकलन का तो वो मान आएगा म्यू ज़ीरो I के बराबर। इसको कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको केवल इसके प्रूफ भी आते हैं, इसका सत्यापन भी है, इसका आप सत्यापन भी पेपर में आता है। सत्यापन के लिए हम अलग से ही पूरा वीडियो बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ सत्यापन नहीं, आपके पूरे कोर्स को इस चैप्टर में दोहरा रहे हैं। अगला है आपका परिनालिका, लंबी परिनालिका। लंबी परिनालिका का मतलब जिसकी लंबाई उसके क्षेत्रफल से बड़ी हो जाए, के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया। अब लंबी परिनालिका है आपकी, है ना, ठीक है। परिनालिका को हम अंग्रेजी में कहते हैं सोलिनॉइड, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग सोलिनॉइड बोला जाता है लंबी परिनालिका को, और मैग्नेटिक फील्ड ए लॉन्ग बोला जाता है। ये परिनालिका का अंग्रेजी है। इसमें क्या होता है कि किसी भी बेलनाकार पर अगर हम आपको चालक तार लपेटकर अगर इसमें धारा प्रवाहित कर दें तो ये जो निकाय बनता है एक चुंबक की तरह कार्य करता है। इसी को हम लोग कहते हैं धारावाही परिनालिका। ये हमारी धारावाही परिनालिका है। धारावाही परिनालिका का जो अक्ष है वो ये होता है। और अगर लंबे अक्ष की बात हम कर रहे हों, लंबी परिनालिका की बात कर रहे हों, तो जहाँ से धारा निकलता है वो सिरा नॉर्थ होता है, जहाँ से प्रवेश करता है वो साउथ होता है। और अगर हम ये कह लें कि इसमें, इस परिनालिका में फेरों की संख्या यानी कॉइल ऑफ नंबर, फेरों की संख्या कैपिटल N हो, ठीक है। करंट इसमें I जा रहा हो, है ना, ठीक है। करंट इसमें I जा रहा हो और इसकी लेंथ जो हो L हो। तो इसके जो अक्ष देख रहे हैं ना आप, ये अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है और उसका सूत्र है म्यू ज़ीरो NI/L। और N/L को कहेंगे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसको हम कहेंगे छोटा n। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि म्यू ज़ीरो NI। अगर परिनालिका लंबी हो गई तो उसके ध्रुवों पे, ये तो आपके अक्ष पर हो गया, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ध्रुवों पर देखेंगे, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र, तो याद रखा जाता है कि ये जो मान है आपका ध्रुवों पर, ये ध्रुव पर वो इसका आधा हो जाता है, म्यू ज़ीरो NI/2। यानी दोनों ध्रुवों पर ये मान पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे
टोराइड। अब हम लोग पढ़ेंगे धारावाही टोराइड। ठीक है, टोराइड। धारावाही टोराइड का मतलब होता है सिरा विहीन परिनालिका। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिरा विहीन परिनालिका, है ना। यानी आप कह सकते हैं कि ये आपका इंडलेस आपका सोलिनॉइड है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टोराइड। ठीक है, यानी आप जो परिनालिका की रचना समझते हैं कि एक परिनालिका होती है, अगर हम उसके दोनों सिरों को मिलाकर एक हम बंद आकृति बना देते हैं, ऐसे बंद आकृति हम बना देते हैं, ऐसे ना, ऐसे अगर हम बंद आकृति में करते हैं, ठीक है, तो इसे हम टोराइड कहते हैं। ये तो आपकी परिनालिका है, धारावाही परिनालिका है, और ये आपकी है टोराइड। टोराइड का रेडियस आपका अगर हम r मान लें, ध्यान से समझिएगा, और इसमें राउंड ऑफ कॉइल हो, है ना, उसकी संख्या अगर n है, यानी फेरों की संख्या आपकी कैपिटल N है। ठीक है, इसमें जो करंट चल रहा है, इसमें जो करंट की बात करें तो ये अगर I चल रही है, ठीक है, तो इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है B बराबर μ0 NI ही बनता है। एक बात हम आपको बताते हैं, वो ध्यान से समझिएगा कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसका, इसके अक्ष पर सबसे ज़्यादा होता है। ये अक्ष हम जो ग्रीन लाइन दे रहे हैं, ये इसका अक्ष है, अक्ष पर बनता है। यानी टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ये होता है आपका। ठीक है, अक्ष का मतलब आप इस बिंदु को मान लें तो P पर। जैसा कि हम अभी बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो टोराइड का अक्ष है, ये जो ग्रीन लाइन P दिखा रहे हैं हम, वहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन इसमें जो μ0 है वह N जो होता है वो आपका दूसरा होता है। यहाँ पे 2 पाई अगर इसका r है तो r लिखते हैं, यानी इसका रेडियस आपका r लिखा जाता है। ठीक है, और ये आपका I होता है। उसमें देखिए परिनालिका में ऐसा नहीं था, परिनालिका में B बराबर μ0 ठीक था, N/L था। लेकिन यहाँ पे ये राउंड हम लेते हैं, परिधि लेते हैं, इसमें भी लंबाई है, वही लंबाई आपकी परिधि में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको समझ में आएगा। एक और अच्छी बात हम आपको बताते हैं कि टोराइड के O पर, यानी बिंदु सेंटर पर, यानी केंद्र पर, टोराइड के केंद्र पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। और टोराइड के बाहर आपके, ये बाहर आपके बिंदु जो है, यहाँ पे भी आपका बिंदु जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 0 ही होता है। ये O पर भी 0 होता है, ये आपका P पर है। ठीक है, और टोराइड के बाहर भी, यानी बाहर को हम क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र आपका 0 ही होता है। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है, इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा वाला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। इसका नाम हम लोग देते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई गतिमान आवेश चल रहा है, याद रखिएगा बिना गति के तो बल होगा ही नहीं।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिना गतिमान के ये बल नहीं होता, ठीक है। बिना गति के बल नहीं होगा, यानी कोई गतिमान आवेश चलेगा तभी होगा, स्थिर पर लॉरेंज बल काम नहीं करता। तो लॉरेंज बल का, जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो इस बल का जो सूत्र है, इस लॉरेंज बल का जो सूत्र है वो आप देख लीजिए। ये लॉरेंज जो फोर्स है आपका, वो F बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। ये होता है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। अगर हमें वेक्टर रूप में लिखना होता है तो हम क्यू भी क्रॉस बी लिखते हैं। अगर हमें वेक्टर में देना होगा तो हम लिखते हैं भी क्रॉस बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र और वेग, ठीक है। ये जो यहाँ पे थीटा दिखता रहता है, ये भी और बी के बीच का कोण है, कि बीच का कोण है, ठीक हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी अगर जीरो होगी, यानी गतिमान आवेश स्थिर होगा, तो उस पर लॉरेंज बल जो लगेगा, लॉरेंज बल न चाहते हुए भी आपका क्यू भी बी जो दिख रहा है आपको, वो आपका भी की वजह से भी यहाँ पे जीरो है, तो ये मान भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी गतिमान आवेश पर ही लॉरेंज बल कार्य करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर गतिमान आवेश, तो इसके लिए हम F बराबर 0 कहते हैं। एक और हम पढ़ते हैं कि अगर इंटर कर जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेशित कण प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा, उसका पथ, ठीक है। जैसे हम ये मान लें कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, कागज तल से ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। ये हम आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहे हैं। तो अगर इसमें प्रवेश कर जाए तो याद रखिएगा कि अगर वो न्यून कोण या अधिक कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ कुंडली नुमा होगा, ठीक है। उसका पथ कैसा होगा, कुंडली नुमा होगा। इस तरह से बाहर वो निकल जाएगा आवेश, ठीक है। और अगर वो 90 डिग्री पर प्रवेश कर जाए, 90 डिग्री पर, तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। यानी न्यून कोण, ठीक है, या अधिक कोण, देखिए न्यून कोण होता है 1 अंश से 89 अंश के बीच, अगर न्यून कोण है तो, और अधिक कोण होगा 91 से 179 अंश के बीच। तो अगर इस पर वो प्रवेश करेगा तो उसका कोण कुंडली नुमा होगा, उसका जो पथ होगा वो कुंडली नुमा होगा, ठीक है। और अगर वो 90 अंश के कोण पर प्रवेश करेगा, यानी इसके साथ ये 90 अंश का कोण बनाएगा, तो समकोण कह लीजिए या आप 90 अंश के कोण पर कह लीजिए, तो उसका पथ होगा वृत्ताकार, ठीक है। और अगर 0 अंश पर जाए या 180 अंश पर प्रवेश करे, कहने का मतलब ये हुआ कि ये हुआ 0 अंश पे ये प्रवेश करे या 180 अंश पर ऐसे प्रवेश करे, ये आवेश है आपका। तो ऐसा करेगा तो उस समय जो आपका पथ होगा वो रेखी पथ होगा, रेखी पथ,
ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और अच्छी बात आपको बताते हैं कि अगर 90 अंश के कोण पर Q आवेश B में यानी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका पथ तो फाइनल है कि वृत्ताकार होगा। तो उस पथ की जो त्रिज्या होगी वो होगी R बराबर mv/qb, उसकी त्रिज्या होगी। आप काइनेटिक एनर्जी के पद में अगर लिखना चाहेंगे तो √2mk/qb ये कर सकते हैं। अगर आप और लिखना चाहें और किसी पद में, वोल्ट के पद में लिखना चाहें तो 2mv/q ऐसे होगा। ये सूत्र होगा। एक और भी है कि उस समय जो आवर्तकाल होगा, भाई राउंड ले रहा है तो चक्कर पूरा करेगा, तो जो आवर्तकाल होगा उसका जो सूत्र आएगा 2πm/qb। ये सूत्र पे सवाल आता है, आप इसको केयर से देखेंगे, ठीक है। अब हमने लिखा है कि एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र में यदि आवेश प्रवेश करता है तो अगर ये हम वैद्युत क्षेत्र को शो कर रहे हैं, इस तरह से मान लीजिए हमने शो कर दिया, ठीक है, हमने ऐसे शो किया है वैद्युत क्षेत्र को, यानी ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र आपका लगा हुआ है। तो अगर इसमें कोई भी आवेश, अगर धन आवेश प्रवेश कर गया, ठीक है, तो उसका पथ जो होगा वो परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। यानी उसका जो पाथ होता है, चाहे धन आवेश हो और चाहे ऋण आवेश हो, तो उसका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, बोलिक होता है, यानी परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। और इस परवलयाकार में जो आपका विस्थापन होता है, यानी जो यहाँ जाना था वो, अगर ये दूरी x y चलता है, ये x है और ये v वेग से मूव कर रहा है, यानी ये v वेग से चल रहा है इसके अंदर, तो इसका जो सूत्र बनता है वो आपका होता है QE/2mv².x²। देख लीजिए, ठीक से समझ लीजिए कि ये जो आपकी दूरी ये चल रहा है, इसे x कहते हैं, ये इतना मुड़ा हुआ है इसको y कहते हैं, q इस आवेश का मान होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान होगा, और m उसकी द्रव्यमान होगा और उसका वेग होगा। याद रखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश अगर मूव करेगा तो उसका पथ परवलयाकार होगा, ठीक है। और क्या करेगा, वो हमेशा धन आवेश चलेगा तो उसका परवलयाकार जो फिगर बनेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बनेगा, अगर ऋण होगा तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बनेगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र और तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों हम एक ही पथ पे लगाए हों। चुंबकीय क्षेत्र में संयुक्त रूप से अगर प्रवेश कर गया, संयुक्त रूप से आवेश प्रवेश कर गया, आवेश प्रवेश करेगा तो अब जो बल आएगा, ठीक है, वो दो तरह से ऐड होके आएगा, ठीक है। तो उसका जो बल होगा वो होगा QE-QVB, ये बल होगा, ठीक है। अब इसमें E क्या है? E है आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और इसमें Q है आवेश मात्रा, आवेश मान है, और V है आवेश का वेग है, और B है चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। दोनों में खास बात होगी कि अगर वैद्युत क्षेत्र
और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत अगर लग गए होंगे तो उसके जो वेग की दिशा होगी वो आपकी ऐसी होगी। ठीक है। यहाँ पे जो बल लगेगा वो एफ ही लगेगा। यहाँ पे जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा एफ बी और ऐसे मूव करेगा। अब इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जब इसका वेग जो आएगा वो ई और बी के अनुपात के बराबर होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगे हों, उसमें एक्स एक्सिस पर अगर किसी आवेशित कण को आप डाल देंगे तो उसका जो वेग होगा वो ये होगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम देख रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ठीक है, यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उसकी दिशा की बात हम लोग करते हैं। इसके लिए हम F बराबर लगाते हैं, यानी एक कोई चालक को ऐसे अगर आप चुंबकीय क्षेत्र आप बनाए हुए हैं, आप B में किसी चालक को अगर इस पर रख देते हैं, इसमें जिसमें करंट I बह रहा हो, इसकी लंबाई L हो यदि, तो इस पर जो बल लगेगा वो होगा F बराबर BIL साइन थीटा। ठीक है। और इस F मैक्स का जो मान होगा वो होगा BIL, या मिनिमम का जो मान होगा वो 0 होगा। अब इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये थीटा 0 पर दिखेगा और ये थीटा 90 पर दिखेगा। ठीक है। ये आपका बल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो धारावाही चालक है, धारावाही चालक को B में रखने पर यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल की दिशा कहाँ होगी, बल की दिशा का नियम देखेंगे। दिशा का नियम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें दो नियम बताया जाता है। एक बताया जाता है दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे इसी को पढ़ाते समय कि दोनों दाएं हाथ की हथेली का दोनों 1 और 2 नियम इसी पाठ में है। दूसरा है एक और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है ना। एक है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा है दाएं हाथ का नियम। तो राइट हैंड फ्लेम रूल्स नंबर 1 और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड का रूल्स है और उसका रूल है। इसमें आपको ऐसे अगर दाएं हाथ अगर आप बना रहे हों तो ऐसे अगर आप दाएं हाथ बन रहा होगा, ठीक है, और ये आपका, तो अगर किसी चालक को हम ऐसे रख देते हैं और इसमें करंट चल रहा हो I, ठीक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ लगा हो, ठीक है ना, ऐसे लगा हो B, तो इसमें जो बल लगेगा वो ये होगा। तो इसमें नियम में क्या कहा जाता है कि दाएं हाथ की हथेली के नियम से यदि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा और शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हों, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल होगा, उसकी दिशा हथेली द्वारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर व्यक्त करती है। इसे दाएं हाथ का हथेली का नियम कहते हैं। उसमें फ्लेमिंग के जब हम बाएं हाथ का नियम पढ़ते हैं तो बाएं हाथ के नियम में जो आपकी उंगलियां हैं, ये आप देख लीजिए, एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर होती हैं।
और शेष उंगलियां आपकी ये रहीं और ये आपका हाथ हो गया। इसमें कहा जाता है, ये अंगूठा है आपका, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और अंगूठा बल की दिशा व्यक्त करेगी, ये धारा की दिशा व्यक्त करेगी। इसमें कहा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक की धारा की दिशा मध्यमा उंगली द्वारा व्यक्त हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी द्वारा व्यक्त हो, तो उस चालक पर लगने वाला जो बल होगा वो अंगूठे द्वारा व्यक्त होगा। ये नियम है आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करे तो और मध्यमा उंगली चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे तो उस चालक पर लगने वाली बल की दिशा ऊर्ध्वाधर अंगूठे द्वारा व्यक्त होगी। ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक के बीच बल भी पढ़ेंगे और बल भी पढ़ेंगे और बल की प्रकृति दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका आखिरी टॉपिक है इस पाठ का। तो इसमें देखा जाता है कि ये अगर धारावाही चालक है आपका, यहाँ I1 धारा है, I2 धारा है, ये आपकी D या R दूरी के बीच रखा हुआ है। एक और हम चालक बनाते हैं, इसमें धारा की दिशा इधर है, ये उल्टा है यानी विपरीत। अभी भी दूरी आ रही है और आपका ये दोनों चालकों की लंबाई सेम है, यानी इसकी भी और इसके लिए भी। तो याद रखिएगा, अगर धारा की दिशा सेम है तो इनके बीच लगता है आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, ठीक। अगर धारा की दिशा आपकी विपरीत हो तो इसमें लगता है प्रतिकर्षण बल। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इन पे जो बल लगेगा उसमें F बराबर होगा μ0/2π I1 I2 बटे R इंटू L। ये हुआ चालक पर लगने वाला बल, दोनों चालकों के बीच लगने वाला बल जब चालक कैसे हों? समांतर हों, है ना। और एकांक लंबाई पर अगर बल देखा जाएगा, एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल तो कुछ खास नहीं होगा। इस सूत्र में F/L का मान निकाल लेंगे, यानी पूरे बल में से उसकी लंबाई का भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा, ये न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, जबकि इसका मात्रक न्यूटन ही होता है। ये आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अब मैं ये कहूँगा कि हम समझते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि इस पाठ में रियल में आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है और क्या पढ़ना ज़रूरी है और कितना पढ़ना ज़रूरी है। इस बात को आप ठीक से समझ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और जितनी भी चीज़ों को हमने दोहराया है उस बात पे ध्यान देते हुए आप दोहरा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।